नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी में आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कल हमने विश्व भूगोल की सीरीज के अंदर महासागरीय नीतल के ऊंचाइयों का बेसिक परिचय का अध्ययन किया। आज हम अटलांटिक महासागर के नीतल के ऊंचाइयों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा अटलांटिक महासागर का सामान्य परिचय भी देखेंगे, जो विभिन्न एग्जामों के अंदर इससे संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो पहले अटलांटिक महासागर का थोड़ा सामान्य परिचय देखेंगे, उसके बाद यानी महाद्वीपीय मगन तट क्या है, मगन ढाल, हालांकि इसके बारे में अध्ययन कर लिया था, द्रोणिया, महासागरीय गर्त और इनके अलावा सार्गेसो सागर पर भी थोड़ी सी विस्तार से अध्ययन है हम करेंगे। तो देखते हैं कि अटलांटिक महासागर के यानी अपने मैप के अंदर देखते हैं तो अटलांटिक महासागर यानी यूरोप और अफ्रीका के तो यानी इसके पूर्व तट की सीमा का निर्धारण करते हैं, वहीं इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार यानी अटलांटिक महासागर एस आकृति के अंदर है वो भाई फैला हुआ है और इसके अंदर यानी उत्तर में ग्रीनलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक यानी यह जो महासागर है यानी 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। फिर यदि हम अटलांटिक महासागर की चौड़ाई की बात करते हैं तो इस अटलांटिक महासागर की चौड़ाई यदि हम देखें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की चौड़ाई पाई जाती है आपकी 5400 किलोमीटर, वहीं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात करते हैं चौड़ा ज्यादा है तो 9600 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर यह अटलांटिक महासागर है वो फैला हुआ है। इसके बाद मित्रों इसके अंदर हम देखते हैं तो इस अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्रफल है वो है 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी 8 करोड़ 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पाया जाता है, जो प्रशांत महासागर के कुल क्षेत्रफल का 50% है। यदि हम संपूर्ण पृथ्वी के देखें तो 1/6 भाग पर कल हमने देखा था कि पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, उस हिसाब से देखें तो लगभग 1/6 भाग पर है, यानी ये आपका अटलांटिक महासागर है वो फैला हुआ है। तो यह महासागर देखें तो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और यूरोप विकसित देश है यहाँ, तो इस महाद्वीपों के अंदर तो यह महासागर है सबसे व्यस्त महासागर है। इसके बारे में आगे हम पेरिवेन वाला टॉपिक आएगा उसके अंदर है हमने इसको विस्तार से अध्ययन इसका करेंगे। तो इस प्रकार यानी इस महासागर के अंदर एक ऐसा अद्भुत सागर पाया जाता है, सार्गेसो सागर है, जिसकी कोई यानी स्थल भाग सीमा नहीं बनाता है, महासागरीय धाराएं उसकी सीमाएं बनाती है, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम अपने इसके परिभाग सागरीय मगन तट देखें इसके तो महाद्वीपीय मगन तट, तो कल हमने अध्ययन किया था कि जो अटलांटिक महासागर है उसमें सर्वाधिक यानी मगन तट पाए जाते हैं। इसका मुख्य रीजन इसकी कटी-पटी सीमा है और मध्यवर्ती भाग में यानी इसके कटक है, तो यानी कटी-पटी सीमा होने के कारण कुल क्षेत्रफल के 13.3% भाग पर है यानी महाद्वीपीय मगन तट है वो पाए जाते हैं, जो यानी आपके अफ्रीका के आसपास यूरोप के पास यहाँ चौड़े मगन तट पाए जाते हैं, अमेरिकन तट के पास यानी संकड़े मगन तट है वो देखने को मिलते हैं। फिर यदि हम बात करते हैं मगन ढाल की तो मगन ढाल में देखें तो अटलांटिक महासागर के कुल क्षेत्रफल है उसके 12.4% भाग पर क्या है मगन ढाल है वो भाई पाए जाते हैं। उसके बाद यदि हम देखना चाहें तो इस अटलांटिक महासागर के अंदर कई द्रोणियां पाई जाती है। तो द्रोणियां क्या होती है भाई, यानी दो भूखंड होते हैं, उसके मध्यतम जो संकड़ी जो गर्भीय भाग होता है तो वो द्रोणियां, तो अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में कटक पाया जाता है और यह कटक अटलांटिक महासागर को 2 द्रोणियों में बांट देता है, यानी पूर्वी द्रोणी और पश्चिमी द्रोणी बांट देता है और इनके मध्य कई द्रोणियां पाई जाती है, जैसे उत्तरी अमेरिकन द्रोणी। तो इन द्रोणियों के बारे में एग्जामों के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर केवीएस नवोदय विद्यालय और एसएससी एग्जामों के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो द्रोणियों में देखते हैं तो सर्वप्रथम आ जाती है आपकी लैब्राडोर द्रोणी,
तो लैब्राडोर तट के पास में मुख्य रूप से क्या है 6000 मीटर की गहराई के अंदर यह द्रोणी है भाई पाई जाती है। उसके बाद उत्तरी अमेरिकन द्रोणी जो उत्तरी अमेरिका के तट के समीप है, यानी ये द्रोणी है वो प्रमुख रूप से फैली हुई है, जो 12 से लेकर 40 अक्षांशों के मध्य यह द्रोणी है वो भाई पाई जाती है, जो औसतन 5000 मीटर गहरी ये द्रोणी है वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके बाद थर्ड द्रोणी की यदि हम बात करते हैं तो ये आगे आपकी ब्राजील द्रोणी जो ब्राजील तट पर पाई जाती है, यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर है, यानी ये ब्राजील तट पर ये ब्राजील द्रोणी है वो पाई जाती है। इसी प्रकार यदि हम यूरोप के स्पेन के पास देखें तो स्पेनिश द्रोणी पाई जाती है, जो भी द्रोणी है वो 5000 मीटर की गहराई के अंदर प्रमुख रूप से फैली हुई है। इसके बाद मित्रों हम देखते हैं नेक्स्ट द्रोणी आ जाती है गायना द्रोणी, यानी ये अफ्रीका का गायना तट है। गायना तट के ऊपर 4 से 5000 मीटर की गहराई के अंदर है, यानी जो द्रोणी पाई जाती है उसको गायना द्रोणी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अंगोला के पास एक अंगोला द्रोणी पाई जाती है, यह भी 5000 मीटर की गहराई के अंदर पाई जाती है। इसी प्रकार यदि हम देखें दक्षिण अफ्रीका का जो केप तट है वहां केप द्रोणी भी प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। तो ये हो गया मित्रों मुख्य रूप से आपकी द्रोणियां, जिसमें हमने देखी कौन सी, यानी आपकी अमेरिकन द्रोणी, आपकी ब्राजील तट पर ब्राजील द्रोणी, गायना तट पर गायना द्रोणी, स्पेन तट पर स्पेनिश द्रोणी और केप तट पर केप द्रोणी प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। इसी प्रकार लैब्राडोर तट है वहां लैब्राडोर द्रोणी भी पाई जाती है। तो ये होगी आपकी क्या भाई द्रोणियां। इसके बाद महासागरीय गर्तों की बात करते हैं तो हमने कल देखा था कि अटलांटिक महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है वो है प्यूर्टो रिको गर्त, और प्यूर्टो रिको गर्त कहां पर है भाई इसकी स्थिति, यानी कैरिबियन द्वीप के उत्तर के अंदर है। ये जो मुख्य रूप से क्या है गर्त है वो प्यूर्टो रिको गर्त है, जो 9392 किलोमीटर की गहराई इसकी क्या है पाई जाती है। इसके बाद महासागरीय गर्त में देखते हैं तो रोमांस गर्त पाया जाता है। बुचानन गर्त भी क्या है अटलांटिक महासागर के अंदर है वो प्रमुख रूप से देखने को यानी मिलता है। इसके अलावा नरेश गर्त भी इसके अंदर पाया जाता है। चुन्नू गर्त भी यानी अटलांटिक महासागर के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा बुचानन गर्त भी अटलांटिक महासागर का यानी प्रमुख गर्त के रूप में पाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर, यानी इसके सीमांत सागरों के बारे में भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं जो कैरिबियन द्वीप समूह है वहां पर जो सागर पाया जाता है उसको कैरिबियन सागर के नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। इसी प्रकार रोम तट पर रोम सागर पाया जाता है। मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर मैक्सिको की खाड़ी पाई जाती है, मैक्सिको तट के ऊपर। हडसन के तट पर यानी हडसन की खाड़ी है वो प्रमुख रूप से भाई पाई जाती है। इसके अलावा न्यूफाउंडलैंड तट के पास जो बैफिन की खाड़ी है तो बैफिन की खाड़ी भी एक सीमांत सागर है। इसके अलावा बाल्टिक सागर भी एक सीमांत सागर पाया जाता है। इसके अलावा जो रोम सागर है जो यूरोप के दक्षिण के अंदर है, रोम सागर अफ्रीका के उत्तर में, तो ये भी एक सीमांत सागर के रूप में प्रमुख रूप से क्या है इसको परिभाषित है वो किया गया है। तो ये हो गए कौन से, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर के यानी सीमांत सागर, जिसमें हमने ये देखा कौन सा कैरिबियन सागर देख लिया, रोम सागर उधर देख लिया, मैक्सिको की खाड़ी देख ली, हडसन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी और बाल्टिक सागर। ये तो उत्तरी अटलांटिक यानी प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा दूसरा यदि हम बात करते हैं तो इसके प्रमुख द्वीप अटलांटिक महासागर के अंदर कौन कौन से द्वीप है वो पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा द्वीप पाया जाता है अटलांटिक महासागर का ग्रीनलैंड द्वीप है वो पाया जाता है, सबसे बड़ा द्वीप है, यानी ये इधर ग्रीनलैंड द्वीप सबसे बड़ा
बड़ा द्वीप है। इसके अलावा उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर एक बरमूडा द्वीप भी पाया जाता है, जहां बरमूडा ट्रायंगल भी पाया जाता है, जिसका आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कनारी तट पर यानी कनारी द्वीप भी प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। वहीं दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर बात करते हैं, सेंट हेलेना के पास सेंट हेलेना मुख्य रूप से क्या है द्वीप पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें फोकलैंड तट पर फोकलैंड द्वीप पाया जाता है। असेशन द्वीप भी प्रमुख रूप से इसके अंदर यानी प्रमुख द्वीपों के अंदर आते हैं। इसके बाद मित्रों इसके अंदर हम देखते हैं यानी कुछ मत्स्य उत्पादन केंद्र भी है, जिसमें आपका यूरोप के तट पर ब्रॉड बैंक है, डोगर बैंक है, सेंट पियरे बैंक प्रमुख रूप से क्या है प्रसिद्ध मत्स्य केंद्र के रूप में यानी जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सारगैसो सागर क्या है। तो सारगैसो सागर विश्व के अंदर एक ऐसा अद्भुत सागर है जिसकी कोई भी यानी भूखंड है वो प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता। तो फिर सीमा कैसी बनती है, ये देखिए अपने उत्तरी अटलांटिक महासागर के। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर ये कटक है वैसे डूबा हुआ, तो यानी उत्तरी विस्तृत की धारा आपकी इधर यदि हम बात करते हैं तो उत्तरी पश्चिम यानी उत्तरी आपकी कनारी की धारा के मध्य एक एवांतर जल पाया जाता है, और यहाँ शांत जल क्षेत्र होता है जिसमें सारगैसो घास पाई जाती है। और सारगैसो पोर्चुगीज भाषा के सारगैसन शब्द से लिया गया है। तो इसके अंदर चारों से जल ये धाराएं सीमा बनाती है, बीच का जल रहता है शांत। इसमें उच्च लवणता 37/1000 है वो पाई जाती है। तो ये सारगैसो सागर का विस्तार से अध्ययन अगले अपनी धाराओं के अंदर भी इसको देखेंगे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सारगैसो सागर कौन से सागर में पाया जाता है। तो ये फर्स्ट के अंदर भी पूछा गया था, केवीएस में भी प्रश्न आ गया। तो सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में है, और अटलांटिक महासागर पूछे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर सारगैसो सागर है वो प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है, जो यानी धाराओं के मध्य अवांतर जल मंडल है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर पाया जाता है। तो ये हो गया मित्रों अपनी क्या प्रमुख जो यानी अंध महासागर लेकर के ऊंचाइयों को हमने यानी देख लिया। अब यानी मध्य अटलांटिक कटक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो मध्य अटलांटिक कटक की यदि हम बात करते हैं तो मैंने बताया आइसलैंड से लेकर नीचे बोवेट द्वीप है तक 14,400 किलोमीटर की लंबाई के अंदर क्या है यानी ये मध्य अटलांटिक कटक है वो फैला हुआ है। और इस अटलांटिक कटक के अंदर बात करते हैं तो उत्तरी अटलांटिक कटक को तो डोल्फिन उभार के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी अटलांटिक कटक को चैलेंजर उभार के नाम चैलेंजर कटक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसमें कई उभाग पाए जाते हैं, जैसे अटलांटिक इंडियन कटक यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, वॉल्विस कटक जो अफ्रीका के दक्षिण के अंदर है ये। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यानी ये इधर आपका आ जाता है डॉल्फिन उभार। डॉल्फिन उभार से इधर हम आते हैं तो ये आपका आता है विलियम टॉम्स कटक आ जाता है, इधर टेलीग्राफिया का पठार आ जाता है, इधर न्यू फाउलैंड कटक भी यानी इसके अंदर है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने अटलांटिक महासागर के नेतन के ऊंचाइयों का अध्ययन देखा। इसके अलावा अटलांटिक महासागर के सामान्य परिचय का विस्तार से हमने अध्ययन किया। तो मित्रों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को यानी बार यानी चैनल को आप देखें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, करें तथा यदि आपको इसमें से कोई समझ में नहीं आया है तो अपने कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।